बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने की खातिर दादा जान ने गांव को छोड़ा और शहर के एक पुराने मोहल्ले में घर खरीद लिया। यहाँ अरसा दराज से पुराने मकीन कयाम पजीर थे। मकानात भी यहाँ सभी पुराने ज़माने के तामीर शुदा थे, लेकिन बहुत कुशादा और मजबूत थे, इसलिए ये घर काफ़ी खुले खुले लगते थे। दादा का ख्याल था कि नए इलाकों के निस्बत यहाँ के बाशिंदे ज़्यादा काबिले भरोसा हैं, क्योंकि नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ में तरह तरह के लोग आकर आबाद हो जाते हैं और उनके पस मंज़र का कुछ पता नहीं होता। वो कहा करते थे कि मकान तो लोगों से बनते हैं, अगर लोग अच्छे होंगे तो घर में रहना भी आसान होगा। जो घर दादा ने खरीदा था उन्होंने उसे मामूली रंगो रोगन करवा के बहुत ठीक ठाक कर लिया था। अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए। इसी मोहल्ले में हमजा साहब रहते थे। ये दादा के पुराने दोस्त थे और इन्होंने दादा को इस घर के बारे में बताया था। मोहल्ले की गलियां चौड़ी और सामने चौक था। मकानात पर लकड़ी के उम्दा डिजाइन बड़ी हुनरमंदी से बनाए गए थे, जिन पर फूल बूटे नक्शो नगार कुंदा थे। इनकी तेज़ीबी नस्ब सदी के बाद भी कायम थी। तभी ये घर शानदार और दिलकश लगते थे। कमरे बड़े बड़े और हवादार, जबकि दालान पुख्ता सुर्ख ईंटों से बने हुए, इस महारत से कि किसी एक ईंट का कोना भी टूटा हुआ नहीं था। रिश्तेदार आते तो मकान की तारीफ किए बगैर नहीं जाते थे। इस घर के साथ ही एक दूसरा मकान बराए फरोख्त हुआ। अरसे से खाली पड़ा था, जिनका था वो इसमें चंद दिन रह सके और फिर फरोख्त कर दिया। नया मालिक आते ही बीमार हो गया और फिर फौत हो गया। तभी उसकी दिल बर्दाश्ता बेवा ने ये घर बेच दिया और बच्चों समेत कहीं और शिफ्ट हो गई। ये घर तब से खाली था। बदकिस्मती से तामीर कराने वाले और खरीदने वाले कोई भी इसमें नहीं रह सके, तो लोग इस मकान से खौफ खाने लगे। इंसानों की तरह मकानात की भी एक ऐसी ही हिस्ट्री होती है। हमारे दादा ने जो घर खरीदा था उसके बारे में भी हमजा साहब ने ऐसी ही हिस्ट्री दादा को बताई थी, लेकिन दादा तोहमात के बिल्कुल काहिल नहीं थे। लोग इसे बदकिस्मत मकान कहते थे। बदकिस्मत मकान बहरहाल बहुत तवज्जो से बनाया गया था। हर लिहाज से उम्दा एक छोटा सा महल मालूम होता था। महल्ले की ये सबसे खूबसूरत इमारत थी, जिसको बरसों से ताला लगा हुआ था। दादा जान के गांव में कुछ आबाई अराजी थी, जिससे कुछ खास आमदनी नहीं आती थी, क्योंकि जो लोग बरसों से इस पर आबाद थे वो 3 हिस्से पैदावार खुद रख लेते और 1 हिस्सा दादा को दिया करते थे। इन लोगों से ये मामूली सा हिस्सा निकलवाना भी बड़ा कठिन काम था, इसीलिए दादा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस ज़मीन को फरोख्त कर दूं। उन्होंने इन्हीं लोगों को ऑफ़र की कि अगर ये ज़मीन ख़रीदना चाहो तो मैं मार्केट वैल्यू से कुछ कम कीमत में तुम लोगों को फ़रोख्त करने पर तैयार हूँ। वो लोग तो चाहते ही यही थे, फ़ौरन राज़ी हो गए। सौदा तय पा गया और दादा जान ने वो मिल्कियत फ़रोख्त करके उनसे रकम ले ली। एक रोज़ हमजा साहब ने बताया कि आपके बराबर में जो मकान खाली पड़ा है उसके मालिक बैरून मुल्क से आ गए हैं और कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो इस घर को निहायत सस्ते दामों में बेच रहे हैं, क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं है। वो बोले उनसे बात करो, ये मकान मजबूत और ख़ूबसूरत है, मेरे घर के साथ जुड़ा भी हुआ है। अगर ये सौदा हो जाए तो दरमियानी दीवार गिरा देंगे, हमारी रिहाइश और कुशादा हो जाएगी और बाद में बच्चों के काम आएगी। वकार साहब ने मालिकान से बात की और सौदा तय पा गया। वो तो इस जायदाद को हर हाल में बेचना चाहते थे। मकान चूँकि सस्ता मिल रहा था तो दादा अबू ने भी खरीद लिया। इन दिनों अभी अब्बा जान की शादी नहीं हुई थी, हालांकि वो दादा जान के सबसे बड़े बेटे थे। जब अब्बू की शादी हो गई, दादा ने उनको इसी मकान में शिफ्ट कर दिया। शुरू में अम्मी और अब्बू इसमें रिहाइश पजीर हुए, लेकिन मेरी अम्मी का दिल घबराता था। उन्होंने अपनी वालिदा से दरख्वास्त की कि नाजी को मेरे पास भेज दें, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। वो एक लावारिस खातून थी और अरसे से नानी के पास थी। अम्मी भी उनसे मानूस थी। नाजी हमारे घर आकर रहने लगी। मेरी पैदाइश के बाद अम्मी को नाजी की ज़रूरत महसूस हुई, सो वो मुस्तकिल हमारे घर क़याम पजीर हो गई। मैं छोटी सी थी, वो मुझे लेकर पाएँ बाग में जा बैठती, खुद चटाई डालकर धूप में लेटी रहती थी और मैं उनके करीब ही खिलौनों से खेलती रहती। वहाँ आम और जामुन के दरख्त थे, खेलते हुए उधर भी चली जाती। अमूमन 3 साल के बच्चों को बातें याद नहीं रहती, लेकिन वो वक्त मुझे अच्छी तरह याद है। दरख्त के नीचे मेरी उम्र के और भी बच्चे मुझे खेलते नजर आते।
वो गोरे चिट्टे और गोल मटोल से होते थे और मैं उनके साथ खेलने लगती। नाजी की शायद आंख लग जाती थी और मैं खेल में मगन हो जाती। तब अम्मी की आवाज़ सुनाई देती, अरे नाजी, बच्ची को ले आओ, उसे खाना खिलाकर सुला दो, बेचारी खेल खेल कर थक गई होगी। अम्मी की पुकार पर नाजी को होश आता। वो हड़बड़ाकर उठती और मुझे दोनों बाजों से पकड़कर उठाती, अंदर चलने को कहती और मैं साथ ही बच्चों के साथ रहना चाहती। तब रोती और जिद करती तो नाजी हैरान होकर कहती, अरे चलो बेटा, आखिर तुम किसके लिए नहीं जा रही? मैं इशारा करती। तब कहती, यहाँ कौन है बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। न जाने से अपनी मासूम आंखों से क्या नजर आता है। क्या है बेटा वहाँ? वो तशवीश भरे लहजे में पूछती। मैं दरख्त तले बैठे बच्चों की तरफ इशारा करती, अपने साथ खेलने वाले बच्चों की मौजूदगी का एहसास दिलाती, मगर उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता था। वो मुझे बाजू से पकड़ के जबरदस्ती अंदर ले जाती थी। बीबी जान, देखें तो सही, बेबी खेल में इतनी मस्त होती है कि जब अंदर आने का कहती हूँ तो जिद करती है, जबरदस्ती लाती हूँ तो रोने चिल्लाने लगती है। शुरू में अम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक रोज वो खुद इधर आ गई। देखा कि नाजी बेहोश पड़ी हैं और मैं दरख्त के साए तले खेल में मगन हूँ, लेकिन मैं अकेली खेल नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हों और मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ। मेरा इस अंदाज से खेलना अम्मी को बड़ा अजीब लगा। आगे बढ़कर मुझे उठा लिया। तभी मैं रोने चिल्लाने और मचलने लगी। इतने में जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे वो उठकर भागे और गायब हो गए। ये मंजर सिर्फ मेरी आंखें ही देख सकती थी, कोई और नहीं देख सकता था। लेकिन उस उम्र में मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि जो मैं देखती हूँ वो नाजी और अम्मी को नजर नहीं आता। गर्मियों के दिन थे, सुबह से धूप तेज हो जाती और दरख्तों की शाखों ने रुख बदल लिया। नाजी मुझे वहां न बिठाती जहां मैं पहले बैठकर खेला करती थी, लेकिन वही बच्चे दूसरी सिमत आकर मेरे पास दायरे में बैठ जाते और खेलने लगते। सिर्फ मुझे ही वो नजर आते थे, नाजी को नहीं आते थे। तपिश बढ़ती तो वो मुझे वहां से उठाकर जहन में ले जाने लगती। मैं कहती, नाजी देखो वो सामने बैठे हैं, मुझे उन्हीं के पास जाने दो, मैं सिर्फ उनके साथ खेलूंगी। अब मैं ठीक ठीक बोलने भी लगी थी, इसलिए अपनी बात समझा सकती थी। कौन है, कहाँ है? नाजी घबरा जाती। देखो वो रहे बच्चे। कौन से बच्चे भाई? वहाँ तो कोई नहीं है। वो मुझे बुला रहे हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहे? मैं उनसे बहस करती। बेटा वहाँ कोई बच्चे नहीं है, जाने तुम्हें क्या क्या नजर आता रहता है। चलो मेरे साथ, बहुत धूप हो गई है। एक दिन नाजी ने वालिदा को बताया कि आप बेबी को तब देखने आए जब पाए बाग में वो अपनी मखसूस जगह पर खेलने में मसरूफ हो। मेरे खिलौने एक तरफ पड़े थे और मैं उन बच्चों के आगे पीछे भाग रही थी जो सिर्फ मुझे नजर आते थे मगर नाजी को नहीं दिखाई देते थे। मेरी अम्मी दंग रह गईं। उन्होंने अजीब अंदाज से खेलते पाया जैसे मैं किसी के साथ खेल रही हूँ, भाग रही हूँ। वो डर गईं और मुझे दादी के पास ले गईं। जब उन्होंने दादी को सारी बात बताई तो दादी ने कहा, बहू ये मकान अरसे से बंद पड़ा था, मुमकिन है किसी और मखलूक ने भी इसमें बसेरा कर लिया हो। तुम इसको दरख्तों तले मत खेलने दिया करो, बल्कि पाए बाग की तरफ जाने वाला दरवाजा ही बंद कर दो। अम्मी ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन मैं बीमार पड़ गई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। तब दादी मुझे दम करवाने एक मौलवी साहब के पास ले गईं। अब वो रोज घर आकर मुझ पर दम दुरूद करते। तब मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, लेकिन बाग जाने की जिद में अब भी करती थी क्योंकि मेरे साथी वहाँ थे जिनके साथ खेलकर मैं खुश होती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन पैदा हुई। अब मैं अकेली नहीं थी, छोटी के साथ खुश थी। नाजी उसे लेकर सहन में बैठती और अम्मी खाना बनाती थी। एक दिन छोटी बहन झूले में थी और अम्मी साथ खाना बना रही थी, जबकि नाजी पास ही बैठी थी। अचानक नाजी ने जमाइयाँ लेना शुरू कर दी, फिर वो फर्श पर लेटकर सो गई। तभी मैंने देखा कि एक औरत झूले के करीब आई। उसने नन्ही को बाजू में उठाया और दरख्त की तरफ चली गई। ये मंजर देखकर मैं रोने लगी तो नाजी की आंख खुल गई। मैंने झूले की तरफ इशारा किया। वो हैरान रह गई कि नन्ही किधर गई है। तभी मैंने रोते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। इस वक्त मैं बोल नहीं रही थी, जैसे जुबान किसी ने पकड़ ली हो। नाजी घबरा कर अंदर को दौड़ी और अम्मी को पुकारा, बीबी जान आप कहाँ हैं, बाहर आए। क्या आपने बच्ची को उठाया है? वो झूले में नहीं है। कबल अज अम्मी आती मुझे वो औरत दोबारा बरामदे में नजर आई। उसने मेरी छोटी बहन को फिर से झूले में लटाया, खुद दरख्त की सिम चली गई और गायब हो गई। अम्मी ने देखा कि नन्ही तो पालने में लेटी है। बोली, नाजी तुम्हें क्या हो गया है? बच्ची तो यहाँ सो रही है और तुम वावेला मचा रही हो। नाजी बेचारी लाजवाब थी। मैं अम्मी को बताना चाहती थी कि नाजी सही कह रही है, मगर जुबान ने साथ नहीं दिया।
वो औरत कई बार मुझे बाएं बाग में और नलके पर दिखाई देती थी। कभी बच्चे उसके साथ होते और कभी अकेली होती थी। वक्त गुजरता गया, समझ आती जा रही थी। इस घर में किसी को कुछ न कुछ गैर मामूली जरूर महसूस होता था, लेकिन एक मैं ही थी जो कभी कुछ और कभी कुछ देखती थी और बयान किसी से भी नहीं कर पाती थी। एक बार देखा कि लड़के और लड़कियां बेरी के दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और वो औरतें नलके पर कपड़े धो रही हैं। एक बार जाड़े के मौसम में देखा कि दरख्त पर आम लगे हुए हैं। मैंने जिद किया, नाज़ी मुझे आम तोड़ कर दो। वो कहती, ए है कैसी बिन मौसम बरसात है भई, भला सख्त सर्दी में आम कहाँ से आ गए। मैं इशारे करती रह जाती मगर नाज़ी को मेरी बात समझ नहीं आती थी। मेरे साथ कुछ अजीब ही वाकयात होने लगे थे। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटी होती और साथ वाले घर में होने वाली दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मेरे कान सुन रहे होते थे। जब मैं सुबह उन्हें बताती तो वो हैरत से मेरा मुंह तकते। वो मुझे ऐसे देखते जैसे मेरे कानों में आवाज़ कैच करने वाले कोई आलात लगे हों। मेरे घर वाले सब परेशान थे क्योंकि मेरी कई बातें सही साबित होती थीं। किसी सुबह कहती, अब्बू आज गाड़ी पर मत जाइए, आपको गाड़ी की टक्कर लगेगी, और फिर ऐसा ही हो जाता था। मैं ना कहती थी, कोई मेरे दिल में कहता था। दादा के इंतकाल के बाद मेरे साथ गैर मामूली वाकयात ज्यादा होने लगे थे। मेरा तो बचपन था, मासूम उम्र थी, जो देखती थी सुनती थी बयान कर देती थी। कुछ आलिमों से पूछा, उन्होंने अब्बा और चचा को मशवरा दिया कि इस घर को छोड़ दें और किसी और जगह रिहाइश इख्तियार कर लें। ऐसा लगता है कि ये घर भारी है और आपकी बच्ची पर असर हो रहा है। अब्बू और चाचा ने तगदो शुरू कर दी और बिलाखिर दोनों मकान फरोख्त हो गए। सामान जाने लगा। जिस दिन वहाँ हमारा आखिरी दिन था, रात को मैंने अपनी खिड़की से देखा कि कुछ लोग सहन में झाड़ू दे रहे हैं और औरतें उनकी मदद कर रही हैं। बच्चे हाथों में दिए लिए हुए थे जिनकी रोशनी चांदनी जैसी थी। वो मेरी तरफ उदास नजरों से देखकर हाथ हिलाने लगे। ये वही बच्चे थे जिनके साथ बचपन में मैं खेला करती थी। अब मेरी उम्र 8 साल थी और काफी शऊर हो चुका था। सुबह हमने वो घर छोड़ा और नए घर में चले गए। बचपन में मुझे किसी चीज से खौफ नहीं आता था। कौवों, बिल्लियों और कुत्तों को देखती तो उनके पीछे दौड़ने लगती। बच्चे खुसूसन छोटे हों तो ऐसी चीजों से डर जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। बहरहाल जूं-जूं बचपन रुखसत हुआ, मुझे डर भी महसूस होने लगा। अब मैं अकेली अंधेरी जगहों पर जाने से डरती थी। कुत्ते बिल्लियों से भी खौफ खाने लगी थी। घर में सब मामूल के मुताबिक था। अल्लाह का शुक्र है वो गैर मामूली हालात और चीजें जो पुराने घर में देखती थी वो अब नहीं देखती थी। वो सब कुछ बचपन की बातें माजी का किस्सा बन चुकी थी और पुराने घर में ही रह गई थी। नए घर में वालिद साहब ने आते ही खैरात की और घर का सदका दिया। उन्होंने बकरा ज़िबा किया और गरीबों को खाना खिलाया। 40 दिन तक कुरान पाक की तलावत भी नए मकान में करवाते रहे ताकि घर में जो गैर मराई ताकतें अगर थीं तो वो यहाँ हमारा पीछा न करें। ये नया घर हमें रास आया और मुबारक साबित हुआ। किसी वहम और वसवसे से नहीं घबराए। सभी पुरसकून और मुतमईन हो गए थे, मगर मैं आज तक मुतमईन नहीं हूँ। हमा वक्त यही सोचती रहती हूँ कि पुराने घर के अंदर जागती आंखों से जो देखा करती थी, आखिर वो सब क्या था। भुलाना चाहूँ भी तो वह मंजिल नहीं भुला पाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।